एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कुछ पता है एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बारे में? कुछ पता है तो बताओ। एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ पता है तो बताओ। मैटर का सबसे छोटा पार्ट होता है एटम। सबसे छोटा पार्ट कहने का क्या मतलब हुआ? उसके बाद कोई पार्ट नहीं हो सकता। देखो पहले इंडियन एस्पेक्ट से समझो कि भारत में ये एटम और मॉलिक्यूल्स जो शब्द है ये जनरेट कहाँ से होता है, कैसे होता है, फिर चलेंगे आगे साइंटिफिक एस्पेक्ट पे। ठीक है, तो सबसे पहले इंडियन एस्पेक्ट से समझो। इंडिया में एक ऋषि थे कनद, नाम याद रखना, महर्षि कनद। ठीक है, ऋषि का बात करना है, साइंटिस्ट का नहीं, महर्षि कनद। ठीक है, अभी तक हम लोग मैटर के बारे में जान रहे हैं। मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है? मैटर हिंदी में इसको क्या कहते थे? पदार्थ। पदार्थ कहते थे। तो मैटर क्या होता है? मैटर ऐसा जितना भी चीज़ जो यूनिवर्स के अंदर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, यूनिवर्स के अंदर कुछ स्पेस ले रहा है ना, और उसके पास कुछ मास है, ऐसे चीज़ों को मैटर कहते हैं, इसी को मैटर कहते हैं। तो मैटर तो समझ में आता है। अब मैटर से आगे बढ़ते हुए एटम्स पे आते हैं कि एटम्स क्या होता है, किसको कहते हैं। महर्षि कनद का कहना था कि एटम मैटर का वह सबसे छोटा हिस्सा होता है। एटम मैटर का वह सबसे छोटा हिस्सा होता है, मतलब एटम इसका पदार्थ का बात कर रहे हैं, वह सबसे छोटा हिस्सा होता है जिसको कि आगे और ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सबसे छोटा कहने का मतलब जो स्मॉलेस्ट रूप में आ जाए। स्मॉलेस्ट मतलब सुपरलेटिव टर्म हुआ। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या हुआ? सुपरलेटिव टर्म, जो सबसे छोटा है। अब इससे छोटा बनाना संभव नहीं है। ठीक है, आया समझ में? तो इसको एटम कहते हैं। क्लियर है? एटम को हिंदी में जो ऋषि मुनियों ने कहा है उसको परमाणु कहा है। ठीक है, परमाणु। ठीक है, आया बात समझ में? हिंदी में एटम्स को क्या कहेंगे? परमाणु। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को क्या कहेंगे? है ना? ठीक, आया समझ में? अणु। ठीक, परमाणु और अणु। क्या मॉलिक्यूल्स को भी रहने दो, एटम्स पे रहो। तो महर्षि कनद का कहना था कि परमाणु जो है पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा है, जिसके बाद पदार्थ को और तोड़ा नहीं जा सकता और छोटा हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास एक बड़ा सा स्टोन है, पहाड़ से एक बड़ा सा स्टोन लाए, लगभग 10-15 किलो का, और भारी हो सकता है 40-50 किलो का, मान लो बहुत बड़ा सा स्टोन है। उस स्टोन को जब हम हैमरिंग किए तो वो टूट के क्या होगा? छोटा छोटा स्टोन्स में कन्वर्ट होगा, टूटेगा, छोटे छोटे पत्थर्स में कन्वर्ट होगा। अब वो पत्थर जो है उसको और ब्रेक डाउन किए, तो ऐसे करते 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 बालू बन जाएगा। जो नदी में पाया जाता है वो क्या होता है? स्टोन्स का ही टुकड़ा होता है ना। बालू क्या होता है? नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो वहाँ से घिसते हुए पत्थरों को लाती है, वही बालू बनता है। तो बालू सैंड, अब उसको और छोटा किया जाए और ब्रेक डाउन किया जाए तो धूल जैसा हो जाएगा। बालू थोड़ा भारी होता है इसलिए बैठा हुआ होता है ना। धूल मतलब बिल्कुल डस्ट जो हवा में उड़ता रहता है। ठीक है, लेकिन ऐसे नेकेड आई से दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आया बात समझ में? है ना, मतलब एक स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट भाग में बदल गया। आया बात समझ में? तो उसी हिस्से को महर्षि कनद ने कहा कि इसको हम परमाणु कहेंगे। क्लियर है? तो ये एस्पेक्ट्स कहाँ से निकल के आया, यहाँ बात समझ में आया? यही आगे चल के डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में बताया है कि एटम जो है मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। आया समझ में? तो हमारे यहाँ तो पहले ही ऋषि मुनियों ने बता दिया था कि परमाणु क्या होता है। क्लियर? इसके बाद एक और ऋषि मुनि का नाम आता है, महर्षि कात्यायन। ठीक है, कात्यायन बोल सकते हैं। इन्होंने मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया, मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया। क्लियर है? इन्होंने क्या कहा कि मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है? इसी परमाणु का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसी परमाणु का, एटम्स का कॉम्बिनेशन है। मॉलिक्यूल्स क्या है? बहुत सारा एटम्स जब आपस में मिलता है, मतलब एक से ज़्यादा एटम्स जब आपस में मिलता है, उस पार्ट को, उस अवस्था को हम क्या कह देते हैं? मॉलिक्यूल्स। जैसे अभी के और इनका ये भी कहना था, हमारे पास जो दिख रहा है ना, आसपास में जो भी मैटर, पानी दिख रहा है, ये रूम दिख रहा है, ब्रिक दिख रहा है, सैंड दिख रहा है, स्टोन दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, पेन पेंसिल कुछ भी, हर एक चीज़ किससे बना हुआ है? मॉलिक्यूल से। ठीक है, हर एक चीज़ मॉलिक्यूल से बना हुआ है। और मॉलिक्यूल किसका कॉम्बिनेशन होता है? एटम्स का कॉम्बिनेशन। मतलब अगर हम किसी चीज़ को सबसे स्मॉलेस्ट भाग को देखें, सबसे स्मॉलेस्ट भाग को, जैसे मान लो ये सबसे स्मॉलेस्ट भाग है हाइड्रोजन का, तो ये एक एटम कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि अकेला यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है। तो ये हाइड्रोजन का एक सिंगल एटम है। अब यहीं पे दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में मिल जाए तो इसको हम एटम्स नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? दैट इज मॉलिक्यूल। इसको हम कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसको H2 के नाम से लिखा जाता है। क्लियर है? समझ में आया? तो मॉलिक्यूल्स ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम एटम्स का ही हो, दूसरे एटम्स का भी हो सकता है। जैसे पानी ले लो, पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O होता है। पानी क्या होता है? दो हाइड्रोजन का एटम प्लस एक ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बनता है पानी, बनता है ना। तो ये भी हमारा मॉलिक्यूल ही हुआ। यहाँ तक आया बात समझ में? कल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे एक से अधिक चीज आपस में मिला हो। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे 3 लॉज को एक साथ संजो के रखा गया है। ये 3 लॉ क्या बताता है? ये 3 लॉ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होने का
या फिर मतलब समझ लो एक तरीके से इसका पुष्टि करता है। ठीक है, बहुत सारा इस दुनिया में एक्सपेरिमेंट किया गया समय समय पे, खास करके 18th सेंचुरी के आसपास। ठीक है, उस समय बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया इस पे बेसिस, और उस पे जो निकल के आया, जो रिजल्ट सामने आया, उसको 3 रिजल्ट्स को, 3 लॉज को इसके अंतर्गत रखा गया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 3 लॉज आता है। ठीक है, पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, दूसरा क्या होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, पढ़ा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये 3 लॉ जो है ये आता है हमारा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंतर्गत। ठीक है, आया बात समझ में, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, ये 3 लॉज इसके अंतर्गत आता है। ये तीनों लॉ अलग अलग है, ये कुछ और बताता है, ये कुछ और बताता है, ये कुछ और बताता है, लेकिन तीनों को कंबाइन करके अगर हम बात करें, मतलब हम बोलें कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंतर्गत कितना लॉज आता है, तो ये तीनों लॉ आता है। तीनों लॉ का नाम लिखना है, और अलग अलग पूछे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, तो ये अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये तीनों का तीनों लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर आता है, और ये लॉ ही हमें पुष्टि करके, ये लॉ हमें कंफर्मेशन देता है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो बात बताया गया है वो प्रूव्ड है, सही है, क्या बताना चाह रहा है, क्या नहीं बताना चाह रहा है। ठीक है, आया बात समझ में। तो इन तीनों लॉ से ही हम वो समझ पाएंगे। क्लियर, इसको नोट कर लो। तो तीनों लॉज में पहला लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, हम क्या बोले, इन सभी लॉज को मतलब प्रूव करने के लिए, इन सभी लॉ को देने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किया गया। कब किया गया, 18th सेंचुरी के आसपास। ठीक है, 18th सेंचुरी के आसपास। तो इसी टाइम में, इसी टर्म पीरियड में 1774 में, 1774 में, 1774 में कौन, एंटोनी लवोजियर, एंटोनी लवोजियर है ना, इन्होंने एक लॉ दिया, इन्होंने एक लॉ दिया अपने एक्सपेरिमेंट पे बेसिस, एक लॉ दिया। क्या लॉ दिया कि किसी भी चीज को, कोई भी चीज मतलब मैटर, ऐसा मैटर ले लो, मैटर को ना हम बना सकते हैं ना हम नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब मैटर के अंदर डायरेक्ट मैटर बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। हम ये कहेंगे कि जैसे अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब पढ़ा था, उसमें क्या बताए थे, एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, या वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना। तो कुछ ऐसा ही समझ लो कि मैटर जो है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, अब पहले हम लिख देते हैं, ये शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, शॉर्ट में लिखना है, इस लॉ को शॉर्ट में लिखना है, अभी डिटेल में जाते हैं। मान लो साइंटिस्ट का नाम याद रख लेना, 1774 एंटोनी लवोजियर। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास एक लकड़ी है। ठीक है, मान लो मेरे पास एक लकड़ी है, उस लकड़ी को हम जलाए। ठीक है, उस लकड़ी का पहले वजन ले लिए, लकड़ी का एक टुकड़ा है उसको पहले वजन ले लिए, तो मान लो उसका वजन पहले आ जाता है, ध्यान से समझना, 500 ग्राम, उस लकड़ी का वजन आया 500 ग्राम। ठीक है, अब इस लकड़ी को हम जलाते हैं। ठीक है, एक कढ़ाई लेते हैं, उसमें रख के उसको जला देते हैं। ठीक है, ताकि उसका जो राख है वो उसी कढ़ाई में जमा हो जाए, इधर उधर ना जाए। ठीक है, सिर्फ हम उसको जला दिए और उसको जलने दिए, तब तक जलने दिए जब तक कि वो पूरी तरह से डस्ट ना बन जाए, पूरी तरीके से राख ना बन जाए। ठीक है, जल के डिस्ट्रॉय ना हो जाए। जब वो जल के पूरी तरीके से राख बन गया, हम वापस से उस राख को, जो राख बचा, उस राख को सिर्फ वजन किए, तो उस राख का वजन आ जाता है मेरे पास, मान लो 350 ग्राम या 400 ग्राम, मान लो वजन आ गया इसका राख का। तो बचा हुआ 100 ग्राम कहाँ गया, हम तो सब कुछ ले लिए ना, जो जलाए वो राख हम डिपॉजिट जो था वो ले लिए, तो बचा हुआ 100 ग्राम कहाँ गया, 100 ग्राम क्या था जो गायब हो गया उससे, क्या था 100 ग्राम, गैस था। तो लकड़ी में कैसा गैस होगा, लकड़ी गैस दिखाई देता है लकड़ी में। देखो कोई भी चीज़ जलता है यदि उस चीज़ में कार्बन प्रेजेंट है, इस दुनिया में मानता है ना, लगभग सभी चीज़ों में कार्बन होता है, सभी सारा बॉडी चाहे लकड़ी हो पेपर हो सब कार्बन से मिलकर बना होता है। ठीक है, जब हम उसको जलाते हैं, जब हम लकड़ी को जलाएं तो जलाने के लिए हमको किस चीज़ का जरूरत पड़ेगा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब वो कार्बन आता है, जैसे जलाए तो लकड़ी के अंदर जो भी कार्बन था, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब वो कार्बन आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, मतलब एक लकड़ी जल रहा है तो लकड़ी के अंदर से एक कार्बन का एटम निकला, तो ऑक्सीजन का 2 एटम एटमॉस्फेयर से आया और इसके साथ मिला और बना लिया CO2 और ये रिलीज हो गया, एटमॉस्फेयर में उड़ गया। क्लियर है, आया बात समझ में। इस तरीके से हमने 100 ग्राम किसका लॉस किया, कार्बन का, 100 ग्राम कार्बन का लॉस किया, हिसाब मिल गया। तो मतलब क्या था, जलाने से पहले लकड़ी का जो मास था, वजन था, वो 400 ग्राम था, 500 ग्राम था, और जलाने के बाद भी उसका वजन 500 ग्राम ही रहा, यदि हम उसके साथ
कार्बन जो उड़ गया है उसको मिला दें और डस्ट को मिला दें, राख को मिला दें, जो भी ऐश है उसको मिला दें, तो हमारा वजन फिर से 500 ग्राम ही होगा। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होता है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होता है। मतलब ना तो हम मास को क्रिएट कर पाए, ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर पाए, मैटर को ना बना पाए ना डिस्ट्रॉय कर पाए, सिर्फ हम क्या किए, कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, वो कार्बन क्या हो गया, वो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, गया कहाँ, एटमॉस्फेयर में ही है ना। आया बात समझ में है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है। ठीक है, क्या कहता है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। अगर इसको हम लिखें ऐसे मैथमेटिकली तो हम लिख सकते हैं ना इसको, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट था हमारा उसका जितना भी वजन था, इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो एक बात समझो कि अगर हम पानी में, देखो H2O पानी के साथ सोडियम क्लोराइड मिला देते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक। पानी मान लो वजन के हिसाब से बोल रहे हैं, लीटर में नहीं। अगर पानी को हम तराजू में रख के मेजर किए तो मान लो ये पानी का वजन उस समय 400 ग्राम आया और इसमें हम 100 ग्राम नमक मिला दिए। ठीक है, पता है ना तुमको कि एरो के इस साइड जो रहता है इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जो एरो के इस साइड रहता है उसको हम क्या कहते हैं बताओ। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, जो आपस में रिएक्ट करेगा। इतना सोच क्या रहा है, जो ये दोनों क्या कर रहा है, आपस में रिएक्ट कर रहा है ना, रिएक्टेंट। आया बात समझ में, तो ये रिएक्टेंट है। अगर रिएक्टेंट 100 ग्राम और 400 ग्राम मिलकर 500 ग्राम बन रहा है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, पानी और नमक का सॉल्यूशन को क्या कहते हैं बोलो, ब्राइन। तो जो ब्राइन सॉल्यूशन बनेगा उसका वजन कितना होगा, क्या यहाँ बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, उतना ही होगा ना। आया बात समझ में। तो यहाँ पर मैटर को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यही हमारा कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बताया समझ में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। ऐसे अलग अलग कोई भी रिएक्शन कर लो, जैसे कि मान लो इसका सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन का रिएक्शन कर लो, है ना, यही चीज़ होने वाला है। रिएक्शन होने के बाद तुमको जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, जिस चीज़ में गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, जैसे जलाने वाला एग्जांपल दिए, अगर हम उसको भी जमा करके रख लें, बंद कंटेनर में जलाएं, ऐसे तो बंद कंटेनर में जलेगा नहीं, फिर भी अगर जलाएं थोड़ा बहुत ही जला, ठीक है, थोड़ा बहुत ही जला, अगर एक पेपर है जला करके बंद कंटेनर में डाल दो, ठीक है, उसका गैस भी जमा हो गया। अब उस कंटेनर का वजन पहले कर लो और बाद में कर लो, देखो वजन सेम रह जाएगा, क्योंकि जो भी कार्बन उससे निकला उस कंटेनर के अंदर ही है, बाहर नहीं निकल पाया। क्लियर है। तो किसी भी केस में मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब मैटर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, जो भी उसके अंदर मैटर है, मास है वो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है, नोट डाउन।